Assalamualaikum. जी वालेकुम सलाम। This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. The topic we've been studying is the biochemical genetics, also known as the information flow in the cell. This is our course curriculum that we were studying. जो पोर्शन में काट रहा हूँ ये हम लोगों ने ऑन्कोजेनेसिस में कर लिया होगा। बाकी ये वाला पोर्शन हमने अब कवर करना है जिसमें से हम स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेल इंफॉर्मेशन कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए कर चुके हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कर चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन and regulation of gene expression कर चुके हैं। Regulation of gene expression was the last topic we covered in the last lecture. आज का हमारा टॉपिक है ये molecular biology techniques. Just a review कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपका ये जो टॉपिक है genetics का, ये दो टेस्ट में डिवाइडेड है, genetics 1 and genetics 2. The genetics 1 test will be conducted on 19th June 2020 and the genetics 2 will be covered at 23 June 2020. इसके अंदर जेनेटिक्स 1 का कोर्स है वो हमारे पास चैप्टर 30 और चैप्टर 31 है, और जेनेटिक्स 2 का कोर्स है वो हमारे पास चैप्टर 32, 33 and 34. All of these are from the Lippincott 7th edition. G. Before starting the topic, molecular biology techniques, do we have any questions from the last lecture or the lectures before them? Any sort of questions regarding genetics? आज मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ये लास्ट लेक्चर होगा। अगर कुछ ना रहा तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वेडनेसडे का, I will conduct it as a review lecture of the genetics. You may ask your questions then as well. But if you have any questions at the moment, you have a couple of minutes, you may ask them. वैसे आज मेरा पहला लेक्चर है which I am delivering off premises, so hopefully everything will go smoothly. Let's see. मेरे पास चैट हेड ऑन है, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Gee, any questions at all? I have about 133 participants at the moment. I'm asking for a question. सर समझ नहीं आई। इस चीज की समझ नहीं आएगी, इंफॉर्मेशन फ्लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब दिया जा सके? जी, क्वेश्चंस प्लीज।
अच्छा, मुझे ये लगता है कि आप लोग ना ये ऑन करके ना अपने जूम मीटिंग पे रख देते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि अगर तो ऐसा है फिर तो बहुत बुरी बात है। नो सर, नो सर, ये किस पे क्वेश्चंस पे नो का है या फोन साइड पे रख देते हैं मेरे ख्याल से फोन साइड पे रख देते हैं, उस पे नो का है, क्वेश्चंस पे तो नो कहने की जरूरत ही नहीं होती। वो तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो कोई चक्कर नहीं, चलो। इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग फोन साइड पे नहीं रखते हैं, बिकॉज जो भी है जैसे भी है डॉक्टर तो बनना है, एग्जाम्स तो होने हैं, और एग्जाम्स होने हैं तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। Anyways, I'm going to start the topic as I have got no questions. The topic for today is molecular biology techniques. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इसमें आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? This is the course curriculum. I'm going to cover the biomedical importance of the molecular biology techniques. Then I will cover DNA extraction, how the DNA is extracted. Then the recombinant DNA technology, along with DNA. तो ये तकरीबन यूनिट में पढ़ा जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है और डीएनए क्लोनिंग उसकी एक एप्लीकेशन है। देन कम्स हाइब्रिडाइजेशन एंड ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ये भी एक यूनिट में पढ़ा जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है और ब्लॉटिंग टेक्निक्स उसकी एप्लीकेशंस है। लास्टली वी विल हैव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये वही है पीसीआर जो आजकल हो रहा है ना, ये कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट हो रहा है, ये है वो पीसीआर। आज इसको देखेंगे कैसे होता है इंशाल्लाह। So let's start without any further ado. The biomedical importance. सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिजीज। ये जो टेक्निक्स है ना हमारे पास, ये हमें इस चीज को एनेबल करती हैं कि हम किसी भी डिजीज की मॉलिक्यूलर बेसिस को असेस कर सकें। मॉलिक्यूलर बेसिस से मुराद कि अगर तो कोई प्रोटीन बन रही है और वो प्रोटीन मिसफोल्डेड या एक डिफेक्टिव प्रोटीन है, तो वो क्यों बन रही है? डिफेक्टिव ऑफ कोर्स वो इस वजह से बन रही है मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उसके पीछे जो हमारे पास जेनेटिक मेकअप है, जो डीएनए जिससे बनता है हमारे पास आरएनए जिससे बनती है प्रोटीन, वो डीएनए जो है वो हमारे पास फॉल्टी हो गया, म्यूटेटेड हो गया। तो इससे हमें ये पता चल सकता है किसी भी डिजीज की मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है? इसमें हमारे पास कई एग्जांपल्स आ जाती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है इसमें हमारे पास एग्जांपल, ठीक है? मोस्ट कॉमन मोस्ट एलैबोरेट एग्जांपल पढ़ चुके हैं आप पहले, आई एम नॉट गोना रिपीट इट, ठीक है? इसमें हमारे पास अमाइलोडोसिस आ जाते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास अल्जाइमर्स आ जाते हैं एंड एटसेट्रा। Then comes the production of proteins. इसको समझने के लिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? हमारे पास एक बॉडी में हार्मोन है, कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से, ठीक है? इट्स अ प्रोटीन, ठीक है? अब आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो यूजुअली इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है? सब कट करते हैं घरों में जो करते हैं, ठीक है? इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। अब वो इंसुलिन बनती कैसे है? ऑफ कोर्स वो एक प्रोटीन है तो उसके पीछे एक आरएनए होगा और उस आरएनए के पीछे एक डीएनए होगा। by employing the molecular biology techniques,
we can generate the desired proteins. ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हमें चाहिए होती हैं किसी भी किस्म की, वो हम जनरेट कर सकते हैं और फिर उनको बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक हो गया जी? Then comes the production of vaccines. Same phenomena as the proteins. वैक्सीन जनरेट होती हैं बॉडी में, सॉरी बॉडी में कह रहा हूँ, इन विट्रो लैब्स में वो जनरेट होती हैं by molecular biology techniques. Then comes the diagnosis of existing disease. एग्जाम्पल्स में इसके मैं आपको दूंगा थैलासीमिया। थैलासीमिया आपको याद होगा अपने हीमोफायरिया में फर्स्ट ईयर में पढ़ा, हीमोफायरिया में पढ़ा था, हाँ हीमोफायरिया में पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिनोपैथी से नहीं। थैलासीमिया की टाइप्स होती हैं, अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया। अल्फा की आगे 4 टाइप्स होती हैं, बीटा की 2 टाइप्स होती हैं। इन सबको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, हम जेनेटिक मेकअप को डिड्यूस कर सकते हैं, वो जेनेटिक मेकअप डिड्यूस करने के साथ साथ हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि कौन सा जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो उसके लिहाज से हमारे पास डायग्नोसिस आना शुरू हो जाता है। देन प्रेडिक्शन ऑफ डिजीजेस, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेडिक्शन ऑफ डिजीजेस किस तरह इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। हंटिंगटन डिजीज, अगर किसी ने वो देखा हुआ है, वो जो ड्रामा सीरियल है कौन सा था, हाउस, जिसमें डॉक्टर साहब होते हैं और उनको आमद होती है इलाज की, उसके अंदर इसके बारे में काफी जिक्र हुआ। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस हंटिंगटन डिजीज, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर and we can predict this disease by analyzing the DNA of the parents. If the parents carry the genes for this disease, it is probable that those genes would be transmitted down to the children. ठीक है, so हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके हम ये असेस कर सकते हैं कि whether these genes were transmitted down to the offsprings or not. Then comes advances in forensic medicine. आप लोगों का थर्ड ईयर का टॉपिक है ये, इंशाल्लाह कुछ देर ही रहेगी आप लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फोरेंसिक मेडिसिन हमारे मुल्क में वो सब्जेक्ट है, वो फिनोमिना है जो डायरेक्टली रिलेटेड है लॉ के साथ। ठीक है, हमारे जितने भी फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे लॉ पढ़ते भी हैं और लॉ को समझते भी हैं। अब ऑफ कोर्स लॉ नीड्स एविडेंस। The molecular biology techniques have provided the forensic medicine with a lot of ways and methods to understand and to produce the evidence. Not produce as such कि खुद से बनाना, लेकिन of course आप produce उसको उस तरह करोगे कि वो use किया जा सके in the law. वेरी इंटरेस्टिंग, इसके अंदर हमारे पास कई चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास पीसीआर भी आ जाता है, इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है। ये आपका टॉपिक नहीं है, अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पीसीआर आपका टॉपिक है। ठीक,
Then the knowledge of human genetic disorders. There are genetic libraries, genomic libraries established in the world under renowned institutes. They carry all the genomes of known diseases. तो अगर हमारे पास कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, जेनेटिक डिजीज आती है, उसको हम असेस करते हैं तो हमारे पास उसका डीएनए सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है। हम उस डीएनए सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं लाइब्रेरीज के साथ और हमें पता चल सकता है कि विच डिसऑर्डर इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम। एंड ऑफ कोर्स जब हमें पता चल जाता है कि विच डिसऑर्डर, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्नोसिस। और जब प्रोग्नोसिस पता चल जाता है तो उसके लिहाज से आगे डिसीजन किया जा सकता है हाउ टू हैंडल द पेशेंट। Lastly, genetic engineering, a very important point. Genetic engineering. Genetic engineering basically सिर्फ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत वाइड स्प्रेड टॉपिक है, ठीक है। इसको दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अदर देन डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, and they are able to produce new vaccines, some proteins, antibodies, testing kits, etc. by the help of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं अपनी मर्जी से by employing human DNA, bacterial DNA, viral DNA और any other pathogenic DNA. जो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको कंबाइन करके, यूटिलाइज करके अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लो इन द डार्क ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। ग्लो इन द डार्क ट्रीज, you know there are some jellyfish which glow in the dark. उनके जो जीन्स हैं, जो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो उनको इस चीज पे इनेबल करती हैं कि वो ग्लो करें इन द डार्क, उन जीन्स को आइसोलेट करके प्लांट्स में डाला जाता है और जब वो प्लांट्स ग्रो करते हैं दे ग्लो इन द डार्क। अब तक ये हमारे पास लैब्स की हद तक मौजूद है ये फिनोमेना। ऑफ कोर्स हमारे पास दुनिया में देखने को नहीं आता, बट इफ दिस थिंग गोज टू टाउन और एक हमारे पास ये एप्लीकेशन के तौर पे आ जाता है, so there will be no need of street lamps anymore. All you need to do is plant those trees and the roads will be lit in definite energy without any expenditure. So this covers our topic of biomedical importance. बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के ऊपर जितना बोला जा सकता है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। मगर आप लोगों को कुछ बेसिक सीधा चीजें, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, diagnosis of existing diseases, prediction of diseases, advances in forensic medicine, knowledge of human genetics and genetic engineering. आपको इन टॉपिक्स के बारे में बस थोड़ा पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, and that is it for the extent of your course in it.
नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनए एक्सट्रैक्शन। इससे पहले कि मैं आपको आगे चलूं, डीएनए एक्सट्रैक्शन क्यों करनी जरूरी है, सबसे पहले ये देखें। ये हमारे पास कोई भी एक सेल है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, व्हाटसएवर, हम यूकैरियोटिक लेते हैं, ठीक है। उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बाकी सारा साइटोप्लाज्म, ये साइटोसोल है, ठीक है। इसमें बेतहाशा प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और चीजें पड़ी हुई हैं, ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर पड़ा होता है आपका डीएनए, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर मटेरियल को बाहर निकालना है, डीएनए एक्सट्रैक्शन बाहर निकालना है, क्योंकि ये न्यूक्लियर मटेरियल है, दैट इज द पॉइंट ऑफ आवर स्टडी टुडे। इस न्यूक्लियर मटेरियल को बाहर निकालना है, तो पहले तो हमें इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा पूरी को, फिर इन प्रोटीन्स को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके कहीं हमारे पास ये डीएनए बाहर निकलेगा। और जब ये डीएनए बाहर निकल आएगा, तब हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हम इसको स्टडी कर सकते हैं, हम इसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इसकी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे आरएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये डीएनए बाहर निकालना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई डीएनए एक्सट्रैक्शन holds a vital role in molecular biology techniques. This is how cell extraction is done. आजकल ना ये सेल एक्सट्रैक्शन की आ चुकी हुई, सॉरी सेल एक्सट्रैक्शन कह रहा हूँ, डीएनए एक्सट्रैक्शन की आ चुकी हुई है किट्स, ठीक है। इन किट्स को आप यूज करते हैं, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहते हैं कि अब सोल्यूशन 1 डालें, अब सोल्यूशन 2 डालें, अब सोल्यूशन 3 डालें, अब इसको फिल्टर करें, ठीक है, अब इसको वॉश करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। वो लिखा हो या ना लिखा हो, डीएनए एक्सट्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेल हार्वेस्ट। सबसे पहले सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, एक सोल्यूशन फॉर्म में लाया जाता है। वो हार्वेस्ट कहीं से भी हो सकते हैं, वो स्किन से हो सकते हैं, वो ब्लड से हो सकते हैं, सलाइवा से हो सकते हैं, अदर बॉडी फ्लूइड से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। once they are harvested and in a solution form, the cells are broken down, cell lysis करवाई जाती है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ा जाता है। जब सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है तो प्रोटीन्स रह जाती हैं पीछे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटीन रिमूवल। जितनी भी प्रोटीन्स है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम डाल के, प्रोटियोलिटिक क्लीवेजेस करवा के उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी गई, प्रोटीन्स भी गई। Then the DNA binding is done. The DNA binding occurs, ये इस तरह होती है कि जो हमारा टारगेट डीएनए है, ठीक है, the portion of DNA that is the target or the whole DNA per se, उसको बाइंड करवाया जाता है किसी भी सब्सटेंस के साथ। नॉर्मली ये हमारे पास एंजाइम्स ही होते हैं जिनके साथ बाइंड करवाया जाता है, ठीक है, बट इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इट कैन बी अ प्रोटीन, इट कैन बी एनीथिंग। सो आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है, मैं इसलिए सब्सटेंस का वर्ड यूज किया कि बाइंड करवाया जाता है डीएनए। वंस द डीएनए बाइंडिंग इज डन, द रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेब्री, मैं कहूंगा इसे डेब्री किस चीज की, एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी फॉर दैट। जो डिब्री है, डिब्री कौन सी, ये जो प्रोटीन की डिब्री थी, जो सेल
मेम्ब्रेन की डिब्री थी, और जो बाकी ऑर्गेनेलिस थी बीच में उनकी डिब्री है सारी, ठीक है। वो जिस डिब्री है उसको वॉश आउट किया जाता है। डीएनए तो ऑलरेडी बाउंड है, डीएनए कहीं नहीं जा रहा, बाकी सारे का सारा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द debris, the rest of the material, the rest of the proteins, the rest of the RNAs, the rest of the whatever structure there is, lipids, carbohydrates, जो जो कुछ था उस सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज में, सब कुछ वॉश आउट किया जाता है। जब वॉश आउट हो जाता है तो ये हमारे पास डीएनए एल्यूशन आ जाती है। Elution is the phenomena which is simply defined as washing off any material by the use of a solvent, ठीक है। सॉल्वेंट डाल के डीएनए एल्यूशन करवाई जाती है। So by these steps you can extract the DNA। आप सेल से शुरू हुए, आपने सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन करवाई, आपने प्रोटीन्स की रिमूवल करवाई, डीएनए को बाइंड करवाया, फिर उसे वॉश किया और आखिर में उसकी एल्यूशन करवा दी, और ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये डीएनए नजर तो नहीं आता, यहाँ पे तो पिक्चर में बना हुआ है ना, ये ग्रीन सा बना हुआ है, ये पर्पल रेड सा, ये रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, और ये भी ऑरेंजिश रेड, ठीक है। ये बने हुए हैं, लेकिन ये इस तरह नजर नहीं आते हैं। डीएनए कभी नजर नहीं आता, जिस तरह सेल्स नजर नहीं आते ना, उस तरह डीएनए नजर नहीं आता सोल्यूशन में। ऑफ कोर्स अगर आप देखें, इफ कट तो कहीं ना कहीं, ब्रेक कहीं ना कहीं हो ही जाता, हुआ ही होगा हर एक को, किसी ना किसी को। अगर ब्लड निकल आया आपकी बॉडी में से कहीं से भी, थोड़ा सा भी, तो क्या आपको उसमें सेल नजर आते हैं? नहीं, उसमें सेल नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जब ये डीएनए एल्यूशन होती है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहां पे डीएनए नजर नहीं आता है। अगर डीएनए नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हम वी कांट बी श्योर कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास अगला फिनोमिना आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम सुना हुआ इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो मैं अभी आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस आगे पढ़ाऊंगा, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, ठीक है। प्रैक्टिकल सब हो नहीं रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको यही बताना चाहिए, वो वैसे भी टेक्स्ट के अंदर तो आता ही है वो। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुआ है, डीएनए एक्सट्रैक्ट है, उसको सब्जेक्ट किया जाता है टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जब उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सब्जेक्ट किया जाता है तो हमारे पास एक उसकी पिक्चर आती है जो ये शो करती है कि डीएनए मौजूद है या नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अभी इससे अगला टॉपिक ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है। पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को देख लें। एंडोन्यूक्लियोसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड, तो इसके एंटी पैरेलल ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड है। तो अगर तो इसके एंड्स पे, इसके एंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम काम कर रहा है, तो दैट इज एन एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर इसको बीच में से कट करने के लिए कोई एंजाइम काम कर रहा है, तो दैट इज एंडोन्यूक्लियस। ठीक हो गया जी, इस चीज को समझ लेना। एंड्स पे एक्सो, बीच में एंडोन्यूक्लियस। ये देखिए, ये आपके पास कुछ डिपिक्शंस हैं। ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक ये, और इसी तरह के बाकी सारे। अब आप देख रहे हैं ये कट हुआ बीच में से, ठीक है, ये भी बीच में से कट हो रहा है,
क्योंकि ये एंड्स हैं, इन एंड से कट नहीं हो रहा, ये भी बीच में ही कट हो रहा है, यहाँ पे भी एंडोन्यूक्लियस ही लग रहा है, यहाँ पे भी एंडोन्यूक्लियस लग रहा है, यहाँ पे भी एंडोन्यूक्लियस लग रहा है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब ये वाला कट आता है इस तरह, दिस वन है, तो इसे हम कहते हैं फ्लश एंड। ठीक है, इसका एक और नाम भी है ब्लंट एंड्स। हमारे पास जो मैक्सिमम एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो फ्लश एंड्स नहीं बनाते, ब्लंट एंड्स नहीं बनाते, क्योंकि ये सीधे सीधे होते हैं, इनका ना आपस में बाद में जोड़ना जरा मुश्किल होता है। हमारे पास इस तरह के बनते हैं, ये इस तरह का कट बनेगा, या इस तरह का कट बनेगा, या इस तरह का कट बनेगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाले स्ट्रैंड का ये छोटा पोर्शन है और इस वाले स्ट्रैंड का ये लंबा पोर्शन रह जाता है। इसी तरह रेसिप्रोकली इस वाले स्ट्रैंड का ये छोटा और इस वाले स्ट्रैंड का ये लंबा पोर्शन रह जाता है। सेम इज द केस हियर, द ऑपोजिट केस इज राइट हियर। इन एंड्स को कहते हैं, जिस तरह इनको हम कहते हैं ना फ्लश एंड्स और ब्लंट एंड्स, ये जो हमारे पास हैं ये, इनको हम कहते हैं स्टैगर्ड एंड्स, स्टैगर एंड्स। ठीक है, स्टैगरिंग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, स्टैगर एंड्स, या इनको हम स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। ये ज्यादा कॉमन है, ये जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो इस वजह से ज्यादा कॉमन है कि इट्स वेरी इजी टू, once the DNA is cut in this shape, तो हमारे पास जो पीछे रह जाएगा वो ये रह जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास हमने प्रोब देना है, प्रोब कहते हैं उसे, वो आगे बताऊंगा मैं प्रोब किसे कहते हैं। जो हमने प्रोब देना है, जो हमने ऐसी चीज देनी है जो आके इसको अटैच कर सके, वो आराम से अटैच हो जाती है, इजीली अटैच हो जाती है। ठीक है, जब वो इजीली अटैच हो जाती है तो हम डीएनए को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की एक शॉर्ट फॉर्म है इको आर आई। जहां पे ये आपको देखना है उसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। So you understand the flush ends, stagger ends, the blunt ends and the sticky ends. Moving on, हमारे पास आ जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था, अब वो देखना है कि वो नजर आता है कि नहीं आता। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम प्रोटीन्स पे भी करते हैं, आरएनए पे भी करते हैं, डीएनए में भी करते हैं। सबका मकसद एक ही है, टू अंडरस्टैंड, टू सेग्रीगेट different proteins or different RNA or different DNA segments। ठीक है, ये अलग अलग हैं। प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स ही सेग्रीगेट होंगी, आरएनए सेग्रीगेट करे तो आरएनए ही सेग्रीगेट होगा, डीएनए सेग्रीगेट करे तो डीएनए ही सेग्रीगेट होगा। ये नहीं होगा कि एक ही सोल्यूशन में डीएनए और आरएनए सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक ही सोल्यूशन में प्रोटीन और आरएनए या प्रोटीन और डीएनए सेग्रीगेट हो रहे हैं, इस तरह नहीं होता। जो सा सोल्यूशन है वो ही उसी के कंपोनेंट्स सेग्रीगेट होते हैं। इस तरह की ये मशीन होती है एक, ये आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखाई हुई है इसकी फ्रॉम अ साइड। ठीक है ना, पीओवी है, पॉइंट ऑफ विजन व्यू है ये। ठीक है, ये एक टब होता है। ठीक है, द टब इज फिल्ड विद बफर सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से फिल होता है। ये हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर ये एग्रोज जेल बना के रखते हैं। ठीक है, एग्रोज याद है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, उसकी जेल बना के रखते हैं, उसके अंदर होते हैं वेल्स। उस वेल्स के अंदर हम जो सोल्यूशन है, जो एक्सट्रैक्ट है हमारा डीएनए का, वो हम डाल देते हैं। ठीक है, अब जो डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हैं, छोटे बड़े जितने भी पोर्शंस हैं, वो मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
ठीक है, नेगेटिव साइड पे ये डाले जाते हैं, ठीक है, और करंट दिया जाता है इसको फॉर 15, 20, 30, 45 an hour, 90 minutes depending on the size of the material you have put here, the wells. करंट लगाया जाता है उसको, ठीक है, और जो हमारे डीएनए सेगमेंट्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो छोटे होते हैं वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि जेल है, ये जो हमारे पास ये जो बनी हुई है जेल, ये एगरोज की है, ये एक मीडियम है, तो छोटी चीजें आराम से मूव कर जाती हैं और उससे बड़ी पीछे रह जाती हैं और सबसे बड़ी सबसे पीछे रह जाती हैं, ठीक है। एक कैप्शन भी लिखी हुई है, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फर्दर थ्रू द जेल देन द लार्ज फ्रेगमेंट्स। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डीएनए चेन थी जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट्स हैं, ठीक है, ये जो एरो बने हुए ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की साइट्स हैं, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आके ब्रेक करता है इस डीएनए को। अब ये देखें, ये एक ब्रेक हो गई, 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 ये और ये, ठीक है। अब सारा फिनोमिना वही है हमारे पास कि हमने सेल लाइसिस करवाई पहले, फिर हमने प्रोटीन लाइसिस करवाई, फिर हमने उसको डीएनए बाइंडिंग करवाई, ठीक है, फिर हमने उसको बाइंडिंग करवाने के बाद उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद जो हमारे पास डीएनए एल्यूशन आई उसको हमने पूरे के पूरे को उठा के इस वेल में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, इस वेल में डाल दिया, ठीक है। तो वो ये वाले सारे के सारे फ्रेगमेंट्स इस वेल में आ जाएंगे, इस वाले वेल में, ठीक है। जब इस वेल में आ जाएंगे ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम इसको करंट लगाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये सारे के सारे सेगमेंट्स मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा आगे मूव करेगा, वो सबसे ज्यादा करीब जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के। तो इन सब में अगर आप देखते हैं तो कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे आगे जाएगा, जरा मुझे आंसर दीजिए इसका प्लीज चैट के अंदर। आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब ये देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है इन सारे फ्रेगमेंट्स में, ये जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं इनमें सबसे छोटा फ्रेगमेंट कौन सा है और सबसे आगे कौन सा जाएगा? Which one will be the fastest to move along this gel? G, very right. G is the smallest one, which will move the longest distance and will come very close to the positive electrode. ये देखिए, जब ये लगा देते हैं ना, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खत्म होती है, जब ये सारे मूव कर जाते हैं, तो उसके बाद ना इसको देखा जाता है एक और मशीन के अंदर, उसे कहते हैं जेल डॉक, ठीक है। वो इस तरह की आपको पिक्चर देती है, ठीक है। ये देखें, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास पूरी जेल है। हमने यहाँ पे ये सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पे ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स डाले थे, ठीक है, और फिर करंट पास करवाया था, तो ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर जाएगा, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिर में आप देख रहे हैं ये ई जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, ये सबसे पीछे रह जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइनें नजर आ रही है ना आपको, ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये ई की, ये बी की, ए की, डी की, सी, एफ, डी की, जो लाइंस नजर आ रही हैं इनको कहते हैं बैंड्स, ठीक है। ये अंडर यूवी लाइट देखते हैं हम, इस जेल को ऐसे कैसे उठा के यूवी लाइट के अंदर रख देते हैं, तो ये हमें नजर आते हैं ये बैंड्स, ठीक है। सारे के सारे जितने भी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक डीएनए है, ठीक है, उस पे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लगाएंगे, ठीक है, तो उसके पोर्शंस बन जाएंगे कुछ, ठीक है। अब ऑफ कोर्स डीएनए सिर्फ एक तो नहीं है, हमारे पास कई कॉपीज होती हैं डीएनए की, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो जितने भी जी हैं वो सारे के सारे एग्रीगेट होके यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी ई हैं वो सारे के सारे एग्रीगेट होके
यहाँ पे आ जाएंगे। ऑफ कोर्स जब आप सेल लाइसिस करवा रहे हैं तो सिर्फ एक सेल तो नहीं टूट रहा ना, ठीक है। जब भी आपने कोई सैंपल लिया उसकी सेल लाइसिस करवाई तो कोई एक सेल तो नहीं टूट रहा, मल्टीपल सेल्स टूट रहे हैं। मल्टीपल सेल्स में मल्टीपल डीएनए है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है मल्टीपल डीएनए को तोड़ेगा, ठीक है। और फिर वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होके उनके जो पोर्शंस हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेल्स को सेपरेट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूज में नहीं लगा देते, सेंट्रीफ्यूज में लगा देते हैं, उसके बाद जो हैवीएस्ट सेल है वो आपके अलग हो जाते हैं, जो लाइटेस्ट सेल है वो आपके अलग हो जाते हैं, सेल के साइज के लिहाज से आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी वही फिनोमेना। ऑलराइट जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन। आगे चलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसकी कोई इलिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि ये एक ब्रॉडर टॉपिक है, तो इसकी मैं आपको सिर्फ नरेशन ही दूंगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिस तरह नाम से जाहिर है, रिकॉम्बिनेंट कंबाइन करना, is the joining together of DNA molecules from two different species, ठीक है। इंपॉर्टेंट कि टू डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को आपस में मर्ज किया जाता है। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दो डिफरेंट डीएनए को, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, स्पीशीज के डीएनए को आपस में मर्ज करके एक नया डीएनए क्रिएट किया जाता है। और वो ऐसा डीएनए होता है जो हमारी मर्जी का होता है। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमारी मर्जी के होते हैं, हम अपनी मर्जी के डीएनए के पोर्शन को कट करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो हमने दूसरी स्पीशी का देना वो भी हमारी मर्जी का ही कट हुआ होता है, और हम उन दो सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक न्यू डीएनए बन जाता है। ऑफ कोर्स ये न्यू डीएनए बना है तो ये एक नई किस्म का आरएनए बनाएगा, वो एक नई किस्म की प्रोटीन बनाएंगे जिसको हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। The recombined DNA is inserted into a host organism। वो जो न्यू डीएनए बना था ना, ये जो न्यू डीएनए बनाया था हमने दो डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को लेके, ठीक है ना, is inserted into a host organism to produce new genetic combinations that are of value to science, medicine, agriculture and industry। ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस बताई हुई है साइंस में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंडस्ट्री में। आज से हम 100 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक तो हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। जो एक एकड़ में अगर हमारे पास 10 टन वीट प्रोड्यूस होती थी, तो आजकल की पॉपुलेशन के लिहाज से हमें एक एकड़ में 40 या 50 टन वीट चाहिए। हाउ इज इट डन? It is done by recombinant DNA technology. The DNA of two different species are merged together. That DNA, that new DNA, is inserted into a host organism, and then it is allowed to work as a normal DNA. That new DNA will produce new RNA, and that new RNA will produce new proteins. And that is how we will get an increased amount of wheat over time. जी, आगे हम डीएनए क्लोनिंग के ऊपर। डीएनए क्लोनिंग एक बहुत हॉट टॉपिक है। डॉली का नाम सुना हुआ? द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए क्लोनिंग
क्लोन का मतलब यही होता है, सिंपल सा मतलब है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, ठीक है, कॉपीज बनाना, उसकी क्लोनिंग करना, ठीक है। आज से कोई 20-25 साल पीछे चले जाएं तो जब ये डॉली प्रोड्यूस हुई थी और सारा कुछ हुआ था, ये उस वक्त के लिहाज से ना बड़ा ये एक हॉट टॉपिक था। आज की तारीख में भी है ये, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो चुका है फिनोमेना। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, डीएनए क्लोनिंग खुद एक एप्लीकेशन है, उसकी आगे बहुत सारी एप्लीकेशन। ये डीएनए क्लोनिंग को जरा देख लें। इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल into a replicating cell permits the cloning or amplification of that DNA। ये जो फॉरेन डीएनए है ना, एक छोटा सा पोर्शन लेके उसको एक रेप्लिकेटिंग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। जब उसको रेप्लिकेटिंग सेल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो ये जो हमारा फॉरेन डीएनए था, ये उस रेप्लिकेटिंग सेल के साथ मिलके जो डीएनए है फॉरेन, उसकी एम्प्लीफिकेशन करवाता है, यानी कि उसकी क्लोनिंग कराता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है नंबर इंक्रीज करना, ठीक है, उसकी क्लोनिंग करवाता है उस डीएनए। और हमारे पास जब वो डीएनए आ जाएगा इंक्रीज अमाउंट में, तो उसका जो आरएनए बनेगा वो भी इंक्रीज अमाउंट में बनेगा, जो उससे प्रोटीन बनेगी वो भी इंक्रीज अमाउंट में बनेगी। सी, तो ये जो हमारे पास डीएनए क्लोनिंग है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये देखिए, ये आपके पास येलो में आता है लेफ्ट साइड पे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपने एम्पलीफाई करवाना है, या दूसरा वर्ड जो आपने कॉपी करवाना है। और ये हमारे पास है रेप्लिकेटिंग सेल का डीएनए, ठीक है। एक ही किस्म के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाए जाते हैं और इनको दोनों डीएनए को ब्रेक किया जाता है। इनको ब्रेक ऐसे किया जाता है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसके रेसिप्रोकल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद हो, इस साइड पे, ताकि ये इसके साथ अटैच हो सके। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब इस तरह कट होता है तो इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स या स्टैगर एंड्स। टर्म्स याद रखिएगा, आप लोगों के लिए नई टर्म्स हैं, एग्जाम्स में इन्हीं टर्म्स से क्वेश्चंस आएंगे। सो ये आप देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगा के इनको ब्रेक डाउन किया गया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्यों करीब आते हैं? क्योंकि ये देखें, जो इनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। ये देखें, इसका ये वाला जो पोर्शन था, जो बड़ा हुआ पोर्शन था ये वाला, ये देखें, इसमें आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जीसी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए आपके पास? सीजी। तो ये आपका जो रेप्लिकेटिंग सेल का डीएनए था ये वाला, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन मौजूद होता है सीजी। ये एक दूसरे के करीब आते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दे आर लाइक ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड्स। once they start making bonds between each other, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स होते हैं, इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम से कवर अप किया जाता है, बंद किया जाता है, और हमारे पास ये एक न्यू डीएनए बन जाता है, ठीक है। once this new DNA is formed, it can be used to clone or amplify the foreign DNA, this DNA that we have introduced into a replicating cell। इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से मैं इसको दो तरीकों से और समझाऊंगा आपको। सबसे पहले ये देखें, ये देखिए, ये हमारे पास डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है,
ठीक है, जिसको फॉरेन डीएनए का नाम दिया गया था। ये हमारे पास रेप्लिकेटिंग सेल है। इन दिस रेप्लिकेटिंग सेल का डीएनए, इन दिस फिनोमिना हमने ये प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड क्या होता है? ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके डीएनए को कहते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करके जो आपका फॉरेन डीएनए है उसको और जो आपका प्लाज्मिड है उसको ऐसे कट किया जाता है कि जो उनके एंड्स होते हैं वो स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरेन डीएनए है ये अटैच हो जाता है विद द प्लाज्मिड और इसको फिर हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये देखें, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर एक तो ये वाला पोर्शन आ गया जो फॉरेन डीएनए का। इस प्लाज्मिड के अंदर ऑलरेडी एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पोर्शन पड़ा हुआ था हमारे पास, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पड़ा हुआ था, ठीक है। अगेन डीएनए लाइगेज यूज होगा वो लास्ट सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स को कवर करने के लिए। once this recombinant plasmid is produced, it is transformed into the cells. The term is transformed, ठीक है, ये सेल्स में ट्रांसफॉर्म की जाती है। ये देखें, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये सेल के अंदर आ गया। जब ये सेल के अंदर आ जाता है तो नॉर्मल फिनोमेना शुरू हो जाता है। डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगी प्रोटीन, ऑलराइट। इन दिस फिनोमेना जहां पे एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद था, अब वहां पे इस पूरे बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो किया जाता है। जब वो कल्चर ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन डाल दी जाती है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ती है। जब वो टेट्रासाइक्लिन डाल दी जाती है तो वो क्या करती है, जितना भी बैक्टीरिया मौजूद होगा जिसमें ये वाला प्लाज्मिड नहीं होगा, ये जो प्लाज्मिड हमने प्रोड्यूस किया ये वाला प्लाज्मिड नहीं होगा, वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइस हो जाएगा, टूट जाएगा। पीछे कौन सा रह जाएगा? सिर्फ वो वाला जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, हमारा रिकॉम्बिनेंट जो हमारा फॉरेन डीएनए था वो मौजूद है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो इस पूरे कल्चर के अंदर सिर्फ वो वाले बैक्टीरियाज रह जाएंगे जिनके पास ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक डाली है जो बाकी सारे बैक्टीरियाज को मार देगी, उनकी सेल लाइसिस करवा देगी। once this is done, this सेल कल्चर, दिस स्पेसिफिक सेल कल्चर जो सिर्फ इस तरह के बैक्टीरियाज होंगे, इनको ग्रो किया जा सकता है और फिर इनसे अपनी मर्जी की प्रोटीन प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। टाइम आज कुछ ज्यादा जल्दी गुजर गया मेरे ख्याल से। I've been enjoying teaching you this topic. I have 5 minutes left. I'm gonna stop it here. डीएनए क्लोनिंग की एक और डिपिक्शन है मेरे पास, आपकी बुक की डिपिक्शन है वो, उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाकी की जो टेक्निक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको आज खत्म कर दूंगा, लेकिन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग टीचिंग यू दिस, तो टाइम का पता नहीं चला। एनीवेज, not to worry. If you have any questions regarding this lecture or the lectures before it, you have 5 minutes. You may ask these questions. I am stopping the lecture at the moment. जी, questions. आपके पास टाइम है 5 मिनट का, यूटिलाइज दिस टाइम and ask me any questions regarding the biochemical molecular biology techniques so that I may answer you these any queries you have. एक और टॉपिक खत्म होने वाला है, एक लेक्चर रह गया सिर्फ इंशाल्लाह इसका। कोई आप लोगों का फीडबैक है तो वो जरूर दीजिए। I would love to have some feedback. कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही है,
कुछ चेंज किया जा सकता है, कुछ चेंज करना चाहिए किसी भी किस्म का, ठीक है। आप लोगों के टेस्ट हैं अपकमिंग, जेनेटिक्स 1 का टेस्ट है आप लोगों का 19th को, जिसमें आप लोगों के लिपनकॉट 7th एडिशन के लिहाज से आप लोगों के चैप्टर 30 एंड 31 आएंगे, 2 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपका जेनेटिक्स 2 का कोर्स है, टेस्ट है, वो है आपका 23 जून को 2020। उसमें जो आपके लिपनकॉट 7th एडिशन के चैप्टर्स हैं वो आएंगे 32, 33, 34. These tests have already been sent. जेनेटिक्स 1 के, जेनेटिक्स 2 के टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला आपके लास्ट लेक्चर के बाद भेज दिए जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन, व्हाई डीएनए एक्सट्रैक्शन इज परफॉर्म? जिसका मैंने पहले कहा है ना, डीएनए एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने का मकसद एक सिंपल सा है। आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ, ठीक है। ये वैसे ही बाहर नहीं आ सकता, इसको बाहर निकालने के लिए सेल को तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्रोटीन्स पड़ी हुई है इसमें ढेर सारी, उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें ब्रेक डाउन हो जाएंगी, व्हेन देयर आर नो मोर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन आती है, ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी मेम्ब्रेन होती हैं वो प्रोटीन, जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तो पीछे सिर्फ डीएनए रह जाएगा, ठीक है। इस वजह से डीएनए की एक्सट्रैक्शन जरूरी होती है। जब डीएनए एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेंगे आप, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं लगा सकते, आप उसकी क्लोनिंग नहीं कर सकते, आप उसकी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते, आप उसका पीसीआर नहीं कर सकते, आप उसकी ब्लॉटिंग नहीं कर सकते, उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं किया। पूरे का पूरा सेल तो नहीं यूज हो सकता ना डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, तो पूरे का पूरा सेल एम्पलीफाई हो जाएगा अगर आप कोई टेक्निक लगाएंगे। वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी यही बात है ना। वो अजीब सी एग्जांपल देने लगा हूं, जब नहाने लगते हैं तो कपड़े पहन के कोई भी नहीं नहाता, ठीक है ना। तो ये वही फिनोमेना है कि इसके सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे ताकि हमारे पास पीछे सिर्फ डीएनए रह जाए। अगर आप कपड़े पहन के ऊपर साबुन मलना शुरू कर दें तो क्या आप साफ सुथरे हो जाएंगे? या वो आप ग्लव्स पहन के हाथ धो लें तो क्या आपके हाथ से जर्म्स उतर जाएंगे? नहीं। दैट इज व्हाई डीएनए एक्सट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। Alright, Ji, I think my time is done. Last minute, if you have any question, you're welcome, beta. If you have any questions, you may ask. एक मिनट है, जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। जी, do you have any questions? I hope you guys have enjoyed this lecture. I have. Hopefully, you have learned something new in this lecture. Prepare some questions if you have for the next lecture. अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं एक और लेक्चर ले लूंगा उससे अगला भी आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। बट मैंने आप लोगों को आपकी डेट्स बताई हैं आपके एग्जाम्स की, एग्जाम्स ये करीब हैं और मैं इसके ऊपर बहुत फोर्स और आप लोगों को बार बार इसलिए से बता रहा हूँ क्योंकि 14 मार्क्स का पोर्शन आना है इसमें से, 14 मार्क्स का पोर्शन आना है कोर्स में, एग्जाम में, इसमें से, जेनेटिक्स में से। Alright जी, my time is up. This is Dr. Harun Habib signing off. Allah Hafiz.